इस राजनीति ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के उन योगदानों को मामूली बना दिया जो देश की आर्थिक प्रगति में क्रांतिकारी साबित हुए, क्योंकि उनके पास कोई आईटी सेल नहीं था, उनके पास अपनी ब्रांडिंग के लिए कोई विज्ञापन एजेंसी नहीं थी, वो बात बात पर ट्वीट नहीं करते थे, वो सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं थे, और कुछ ऐसे फैसले थे जिन्होंने देश के हर व्यक्ति के जीवन को छुआ है, हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लेकर आए। और उनमें सबसे बड़ा फैसला था वर्ष 1991 का वैश्विक और आर्थिक उदारीकरण का फैसला। कहने को यह फैसला हमारे बहुत सारे दर्शकों को बड़ा क्लिष्ट लगेगा, मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। हम बाद में इसे सरल करके बताएंगे। ये वही फैसला है जिसने भारत के लोगों को असल में पहली बार ईज ऑफ लिविंग की ताकत दी, सरलता से जीवन जीने की ताकत दी, और हमारे देश से लाइसेंस राज को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। वर्ष 1991 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री बने, तब देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से घिरा हुआ था। पैसे नहीं थे हमारे पास, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही थी, विदेशी मुद्रा भंडार हमारा लगातार गिर रहा था, डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो रहा था, और सरकार लगातार घाटे में जा रही थी। उस समय सरकार के पास सिर्फ इतना सा पैसा बचा था कि वो सिर्फ 2 हफ्ते तक, सिर्फ 15 दिन तक देश के लिए जरूरी उत्पादों का आयात कर सकती थी। देश चलाने के लिए सिर्फ 15 दिन के पैसे बचे थे। ऐसे समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, और ऐसे संकट में डॉक्टर मनमोहन सिंह आर्थिक उदारीकरण की नीति लेकर आए, जिसने नए भारत की नींव रखी, जिसका मजा, जिसका आनंद आज आप सब ले रहे हैं। इस नीति के तहत उन्होंने लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया, विदेशी कंपनियों के लिए भारत के बाजारों को खोल दिया जो इससे पहले बंद थे, सभी कंपनियों को आयात और निर्यात से जुड़े प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया, और भारत में विदेशी निवेश के लिए भी कानूनों में वो बड़े बड़े संशोधन लेकर आए, बड़े बड़े बदलाव उन्होंने किए, ताकि विदेशों में मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का सामान भारत में हमारे लोगों को मिलने लगे, हमारे लोगों के पास ज्यादा विकल्प आ जाएं, हमारे लोगों के पास ज्यादा चॉइस आ जाए, हमारा बाजार और बड़ा हो जाए। 24 जुलाई 1991 को जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बजट में इस आर्थिक उदारीकरण की नीति को पेश किया, तब इसे भारत की आर्थिक आजादी का दिन माना गया। हमारी आर्थिक आजादी उस दिन हुई, और ऐसा करना डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आसान बिल्कुल नहीं था। आज मैं एक अपने साथ पुस्तक लेकर आया हूं जिसका नाम है हाफ लाइन, और हाफ लाइन जो है यह पुस्तक है। इस पुस्तक के पेज नंबर 113 पर लिखा है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस फैसले के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को बताया तो वो हैरान हो गए थे। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा कि क्या वो ये सब करने के लिए उन्हें सरकार में लाए हैं। काफी समझाने के बाद जब पीवी नरसिम्हा राव भारत से लाइसेंस राज को खत्म करने के लिए तैयार हुए, तब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा कि अगर यह फैसला सही साबित हुआ तो इसका श्रेय उन दोनों को मिलेगा, श्रेय सब लेंगे, लेकिन अगर यह पॉलिसी फेल हो गई तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेनी होगी, और मैं आपको आपके पद से हटा दूंगा, और पीवी नरसिम्हा राव इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। यह बात सुनकर डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बार भी विचलित नहीं हुए, और उन्होंने इस शर्त को मान लिया। इस किताब में लिखा है, डॉक्टर प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनने का ऑफर दिया। मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि मैं इसे तभी स्वीकार करूंगा जब मुझे आपका पूरा समर्थन मिले। इस पर प्रधानमंत्री राव ने मजाक में जवाब दिया, आपको पूरी छूट मिलेगी, अगर आपकी आर्थिक उदारीकरण की नीति सफल हुई तो हम दोनों साथ में इसका श्रेय लेंगे, अगर विफल हुई तो आप इसके लिए अकेले जिम्मेदार होंगे और आपको आपका पद छोड़ना पड़ेगा। अंग्रेजी में है ये किताब, इसमें लिखा है इफ इट फेल्स यू विल हैव टू गो, यानी अगर आपकी नीति फेल हो गई तो आपको जाना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी भी वाहवाही बटोरने के लिए, श्रेय लेने के लिए कोई काम नहीं किया। जब भारत को सबसे बड़े आर्थिक सुधारों की आवश्यकता थी, तब उन्होंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया और पीवी नरसिम्हा राव से कहा कि अगर ये नीति फेल हो गई तो इसकी जिम्मेदारी वो अकेले लेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, और इस फैसले ने भारत की आर्थिक प्रगति के रास्तों को हमेशा के लिए खोल दिया। भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट
3% से 7% पर आ गया। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी निवेश बढ़ते चले गए। भारत में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आकर अपना सामान और सेवाएं बेचने लगी। आज अगर आप अपनी पसंद की कोई गाड़ी या कोई उत्पाद बाजार से खरीद पा रहे हैं तो इसके पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह की वही दूरदर्शी सोच थी। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए उनके जीवन का कोई भी दौर आसान नहीं था। वर्ष 1991 में जब उन्होंने देश को उसके सबसे बड़े आर्थिक संकट से बाहर निकाला तब उन पर भी कई गंभीर आरोप लगे थे। वर्ष 1992 में शेयर मार्केट को लेकर एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ जो हर्षद मेहता ने किया था। इसे हर्षद मेहता स्कैम भी कहा जाता है, जिस पर हाल ही में एक वेब सीरीज भी बनी थी। आरोप था कि हर्षद मेहता ने उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर शेयर मार्केट में घोटाला किया और इनमें भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो बेटी बैंक में काम करती हैं, उन्होंने हर्षद मेहता की मदद की है। इन आरोपों पर उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था उनकी 3 बेटियां हैं, तीनों में से एक भी बेटी बैंकिंग सेक्टर में नौकरी नहीं करती। ये सारे आरोप झूठे हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और वो इसमें भी हार गए थे। मनमोहन सिंह की किस्मत भी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जैसी ही थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भी देश के लिए इतना सब करने के बाद भी कभी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी लोकसभा से कभी नहीं जीत पाए। ये चुनाव उन्होंने वर्ष 1999 में दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से लड़ा, जहां बीजेपी के नेता विजय कुमार मल्होत्रा ने उन्हें 30,000 वोटों से हरा दिया था। इस हार के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह लगने लगा कि अब उनका राजनीतिक करियर ज्यादा प्रभावी नहीं होगा, लेकिन तभी कांग्रेस ने उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में राज्यसभा में विपक्ष का नेता बना दिया और डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस में गांधी परिवार के और ज्यादा करीब आ गए। हालांकि इसके बाद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी यह कल्पना नहीं की कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन 2004 में ऐसा ही हुआ, जिसके कारण उन्हें द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ। इसके मुताबिक राहुल गांधी के विरोध पर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था और अपनी जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। इस घटना से उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी काफी स्तब्ध रह गए थे। उनकी एक पुस्तक में लिखा है कि राष्ट्रपति भवन ने सोनिया गांधी को अगला प्रधानमंत्री मानकर उन्हें सरकार बनाने का न्योता देने के लिए एक पत्र तैयार कर लिया था, लेकिन बाद में जब सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री वो नहीं बल्कि मनमोहन सिंह बनेंगे, तो इसके बाद राष्ट्रपति भवन को इस पत्र में बदलाव करना पड़ा और पत्र जो है वो नए नाम से यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से दोबारा से बनकर आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह इतने काबिल और पढ़े लिखे नेता थे कि उनका प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए गर्व की बात थी और कांग्रेस भी यही कहती थी कि उसने डॉक्टर मनमोहन सिंह की योग्यता देखकर ही उन्हें प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा इसके बारे में कुछ और ही सोचते थे। वर्ष 2020 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अ प्रॉमिस्ड लैंड और इसके पेज नंबर 741 पर उन्होंने लिखा कि सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि उस समय 71 वर्ष के डॉक्टर मनमोहन सिंह से उनके 40 साल के पुत्र राहुल गांधी की राजनीति को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह का राष्ट्रीय राजनीति में कोई आधार नहीं था और लोग भी उनके बारे में बहुत कम जानते थे। यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह से राहुल गांधी को कोई खतरा नहीं था, इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाया गया था, ऐसा इसमें लिखा है। मनमोहन सिंह मूल रूप से अपनी लोकप्रियता के कारण प्रधानमंत्री नहीं बने। वास्तव में उन्हें यह पद सोनिया गांधी की बदौलत मिला, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी और कांग्रेस पार्टी की प्रमुख थी। ये बराक ओबामा लिख रहे हैं। एक से अधिक राजनीतिक जानकारों का मानना था कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को इसलिए चुना क्योंकि वो एक बुजुर्ग सिख नेता थे, उनका कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं था और वो सोनिया गांधी के 40 वर्षीय बेटे राहुल गांधी के लिए कोई खतरा नहीं थे, जिन्हें वो कांग्रेस पार्टी की कमान संभालने के लिए तैयार कर रही थी। वर्ष 2010 में जब G20 के शिखर सम्मेलन में बराक ओबामा और डॉक्टर मनमोहन सिंह की मुलाकात हुई, तब ओबामा ने उनके लिए यह भी कहा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है। I said before, and I continue to believe that the extraordinary leadership that Prime Minister Singh has provided, not just to India, but to the world, has helped us navigate through some very difficult times.
And I can tell you that here at the G20, when the Prime Minister speaks, people listen, particularly because of his deep knowledge. तो बराक ओबामा ने अपनी किताब में यह तो लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को कुछ खास कारणों से चुना गया था और सबसे बड़ा कारण था कि उनसे किसी को भी कोई राजनीतिक खतरा नहीं था। लेकिन खुद बराक ओबामा ने यह भी कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत काबिल थे और जब उनके जैसा कोई व्यक्ति बोलता है तो पूरी दुनिया सुनती है।